सच पूछो तो शर्म ही है बस्ती दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके जब पीछे जगमग है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखित इन कविताओं में हम कहीं ना कहीं आज के दौर में चल रहे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध का सटीक वर्णन देख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं अपने चैनल वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रशियन यूक्रेन वॉर आज की डेट में ये कोई न्यूज़ नहीं लगती। ऐसा लगता है ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। एक्चुअली ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, जिसको चलते हुए आज 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस 3 साल में दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर हवाई हमले, ज़मीनी हमले करके भारी जन और माल की हानि की है। लेकिन नतीजा क्या निकला? बिग ज़ीरो। तो आज के भी दौर में वही हवाई हमले चल रहे हैं, वही ज़मीनी युद्ध चल रहा है, कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ यूएस और नाटो कंट्रीज़ के प्रेशर में आकर के यूक्रेन रशिया शांति वार्ता को तैयार हो जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं डिस्कस करने के लिए पीस टॉक्स। ऐसा ही कुछ हुआ अभी मई के महीने में। पीस टॉक्स की चर्चा शुरू हुई, पहले फेज की चर्चा हुई, तो उसमें यह निकला कि हम अपने अपने वॉर प्रिजनर्स को एक्सचेंज करते हैं और आगे युद्ध नहीं बंद करेंगे। अपनी अपनी ईगोज कायम है, लेकिन चर्चा चलती रहेगी। हुआ 200-300 वॉर प्रिजनर्स आपस में एक्सचेंज हुए, लेकिन वॉर अपनी जगह चल रही थी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ इस बीच घटित हुआ जिस पे बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की नजर गई और सब के सब भौचक्के रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो हम इसी पे बात करते हैं। यूक्रेन ने 1 जून को अपना कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब लॉन्च किया। जैसा कि नाम से लगता है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, क्या होगा इसमें? क्या कि मकड़ जाल जैसा उन्होंने कुछ क्रिएट किया जिसमें रशिया फंस के रह गया? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ था 1 जून 2025 को। हुआ कुछ यूं कि दूसरे दौर की वार्ता होनी थी टर्की की राजधानी इस्तांबुल में। उस वार्ता की तैयारी तो चल ही रही थी, साथ ही साथ यूक्रेन अपना एक सीक्रेट मिशन चला रहा था जिसकी प्लानिंग वो पिछले 18 महीनों से कर रहा था। 18 महीनों में उसने क्या किया? इस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की बेसिकली 3 pronged स्ट्रेटजी थी, 3 तरफा स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी में उसने लो कॉस्ट ड्रोन्स का निर्माण किया, एक पूरा फ्लीट तैयार किया ऐसे ड्रोन्स का जिनकी कीमत $500 से $1000 के बीच में थी। ये डॉलर FPV ड्रोन्स कहलाते हैं शॉर्ट में। अगर इसको हम विस्तार से बोलें तो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जिनको दूसरे शब्दों में हम रिमोट पर्सन व्यू ड्रोन्स भी बोलते हैं। रिमोट पर्सन व्यू का मतलब ये हुआ कि एक कोई उसका ऑपरेटर है जो उसको रिमोटली ऑपरेट कर सकता है और इसमें एक कैमरा लगा रहता है। उस कैमरे से उसको विजुअल्स आते हैं जो उसके इस गॉगल्स में लगे होते हैं या ऑन स्क्रीन वो उनको देख सकता है। तो इस तरीके के FPV ड्रोन्स का निर्माण यूक्रेन पिछले 18 महीनों से कर रहा था। अब एक तो ये स्ट्रेटजी थी कि ड्रोन्स का निर्माण, एक अच्छा खासा फ्लीट इकट्ठा करना जिससे कि हवाई हमले किए जा सके रशिया के ऊपर। दूसरी स्ट्रेटजी थी उनकी कि अपने यूक्रेनियन सिटीजन्स, जिनको कि रशियन लैंग्वेज बोलने में समझने में कोई खासा दिक्कत नहीं होती थी, उनको बॉर्डर क्रॉस करा करके रशियन टेरिटरी में इनसाइड भेज दिया। उन्होंने क्या किया कि वो रशियंस लोकल सिटीजन्स के संग में मिक्स हो गए। ऐसे मिक्स हो गए जैसे पानी में चीनी को घोला जाता है। वो सीक्रेटली रशियन टेरिटरी में रह करके वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उनकी रेकी कर रहे थे और ये इंफॉर्मेशन अपने आकाओं को यूक्रेन बॉर्डर के दूसरी तरफ भेज रहे थे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का। तीसरी स्ट्रेटजी जो यूक्रेन ने अडॉप्ट की और जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो था इसकी ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। दोस्तों, आज की वॉर में टेक्नोलॉजी से हर कोई कंट्री दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो यूक्रेन ने रशिया को मात दी वो थी उसकी परफेक्ट ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। क्या था इसके अंदर ऐसा जो बाकियों से अलग करता था? उन्होंने क्या किया कि ये जो एफपीवी ड्रोन्स जो उन्होंने कम कीमत पे तैयार किए थे, इनको वुडन केबिन्स में उनकी रूफ के नीचे हाइड करके रखा। एक एक कंटेनर बनाए थे उन्होंने जिसमें रूफ के नीचे ये एफपीवी ड्रोन्स को हाइड करके उन्होंने रखा था, जिसको कि ट्रेस करना मुश्किल था। और ये वुडन केबिन्स उनके कार्गो व्हीकल के थ्रू रशियन बॉर्डर के दूसरी तरफ स्मगल किए गए थे, जहाँ पे उनके जो लोकल पहले से जाकर के उनके एजेंट्स वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को अंजाम दिया कि ये उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तक पहुँच सकें, ये सारे कार्गो व्हीकल्स जो उन्होंने पहले से आइडेंटिफाई करके रख रखे थे। अगर हम इसको और डिटेल में समझना चाहें कि केबिन में कैसे इसको सजाया गया था, किस तरीके से ड्रोन्स को रखा गया था, तो यहाँ पे विजुअल आपके इसको और आसान बना देगा। तो अब ये कार्गो व्हीकल्स रशियन बॉर्डर के इनसाइड, यहाँ पे एक बात मैं गौरतलब आपके लाना चाहूँगा कि यूक्रेन ने अपने बॉर्डर के नज़दीक नहीं टारगेट किया, उन्होंने अपने बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर और यहाँ तक कि 4300 किलोमीटर दूर तक के एयर बेसेस को टारगेट किया था। 5 डिफरेंट टाइम जोन्स में उन्होंने अपने व्हीकल्स को वहाँ पे ले गए और इस आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस के निकट जाकर के उनको पार्क किया। अब आगे था उस एक अवसर की तलाश जिसमें रशियंस को मैक्सिमम चोट दी जा सके। वो अवसर और कुछ नहीं था बल्कि दूसरे फेज की जो बातचीत होनी थी टर्की के इस्तांबुल में 1 जून 2025 को, उस दिन को उन्होंने चूज किया अपने ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को लॉन्च करने के लिए। 1 जून 2025 भारतीय समय के हिसाब से लगभग 1 से 1:30 बजे का समय। यूक्रेनियन आकाओं का ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये जो एफपीवी ड्रोन्स थे, इनके जो सीलिंग थी, उस वुडन केबिन की जो रूफ थी, उसको रिमोटली वहाँ से ऑपरेटर्स ने अलग किया। एक रिमोट को ऑपरेट करते हुए उन्होंने उसकी छत को हटाया। अब ये ड्रोन्स खुले में थे और ड्रोन्स का फ्लाई करना शुरू किया। सारे के सारे ड्रोन्स लगभग 117 नंबर थे, कुछ न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के अकॉर्डिंग लगभग 117 ड्रोन्स एक साथ 5 डिफरेंट टाइम जोन्स में रशिया के स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पे अटैक करते। रशिया तो बौखला गया कि ये ड्रोन्स आए तो आए कहाँ से? क्या उनका एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम रहा? क्या ये यूक्रेन से पूरा फ्लाई करके 4300 किलोमीटर दूर बेलाया एयर बेस पे जाकर के अटैक कर सकते हैं? और इस बीच किसी ने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। रशिया के तो होश उड़ गए। पूरा का पूरा अटैक एक कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिकल प्लानिंग के साथ में ऑपरेट हुआ। एक साथ 5-5 एयर बेसेस पे उन्होंने रशिया के जो माइटियर एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, जैसे TU-16, TU-22M, TU-95, A-50 एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सब पे हैवी डैमेज किया। एक सिक्योरिटी एजेंसी जिसने कि ये सारा स्पाइडर वेब ऑपरेट किया था, उसके अकॉर्डिंग उसने लगभग 34% रशियन एयरफोर्स को डैमेज पहुंचाया। मिलिट्री विशेषज्ञों के हिसाब से ये डैमेज ऐसा डैमेज था जिसको रिकवर करने में रशिया को 3 से 5 साल का समय या 10 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि ये वो वॉर कैरियर्स थे जिनका जो 91-92 में रशियन USSR के डिसोल्यूशन से पहले ये बनाए गए थे। अब उनकी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो इनको रिकवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरीके का सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन, वो भी रशियन टेरिटरी के अंदर जाकर के करना, वो भी कम कीमत की ड्रोन्स की मदद से, एक अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था यूक्रेन के पार्ट पे। रशियंस को एक तरफ झटका लगा, उनको समझ में नहीं आया, वो बौखला गए।
वहीं पे यूक्रेनियंस की विल पावर टू फाइट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी वॉर में, वो इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब सक्सेसफुल तो बहुत हुआ, लेकिन इसने अपने संग में कुछ लेसन्स भी छोड़े भारत जैसे राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए। क्या वो लेसन्स थे? अगर हम समराइज करना चाहें तो अगर मैं लेसन नंबर 1 की बात करूं तो आप अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझ सकते। यही गलती रशिया ने एक बार कर दी और उसको खामियाजा उठाना पड़ा। यहाँ पे दुश्मन उनसे इकोनॉमिकली वीक था, मिलिट्री पावर में वीक था, लेकिन जो सबसे खास बात थी, और वही इस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, कि उसने एक एसिमेट्रिक कॉस्ट रेशियोज, मिलिट्री टर्म है, एसिमेट्रिक कॉस्ट रेशियोज के तहत लड़े जाने वाली लड़ाइयों के संदर्भ में एक नया चैप्टर गढ़ दिया। अब बात ये थी एसिमेट्रिक कॉस्ट रेशियोज, मतलब सिंपल शब्दों में कि एक सस्ते ड्रोन्स बना करके एक कहां 500 से $1000 का ड्रोन और कहां पे $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट्स, उनको डैमेज किया। ये है एसिमेट्रिक कॉस्ट रेशियो। तो ये एक लेसन निकल करके आता है कि किसी कंट्री को उसकी इकोनॉमी या उसकी मिलिट्री पावर के बेसिस पे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हमको चौकन्ना रहना होगा। पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ से लर्निंग निकल करके आती है वो ये कि यहाँ पे रशिया भी उसी वजह से मात खाया कि उसकी जो एलिमेंट्री सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो उसी को नहीं हैंडल कर पाया, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी में वो मात खा गया। आप एक्सटर्नल अटैक में बहुत माहिर हैं, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, आपने वर्ल्ड की बेस्ट लड़ाइयाँ जीती हैं, लेकिन आपकी इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, जिसमें यूक्रेन सिटीजन्स घुस करके पिछले 18 महीनों से सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को उनके मॉनिटर कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक साइट्स को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, और आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। यानी कहीं ना कहीं चूक थी तो इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स। इसका ध्यान भारत जैसे देशों को और संपूर्ण विश्व को रखना पड़ेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि एक्सटर्नल वॉरफेयर। तीसरी लर्निंग जो निकल करके आई वो ये थी कि हर युद्ध के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यूक्रेन ने तो अचीव कर लिया, लेकिन रशिया तो उसका हाल तो ऐसे था जैसे उसको बंदर जो है वो शेर को तमाचा मार करके पेड़ पे चढ़ जाता है और शेर नीचे से उसको देखता रहता है, वो भी घायल शेर। तो रिएक्शन तो आना ही था। रशिया ने रिएक्ट किया, अगले ही दिन 400 ड्रोन से ज्यादा उनके फ्लाई करके गए और यूक्रेन की राजधानी कीव पे हैवी बम्बार्डिंग की, उनको भी जान माल की अच्छी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसका अंत तो नहीं है, लेकिन एक लर्निंग के रूप में हम ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है युद्ध की। युद्ध आज की डेट में क्या हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेटेड ईगोज की लड़ाई रह गई है। हम अभी भारत का जो मसला टेररिज्म को लेकर के था उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से उस ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और उसको एक टाइम बाउंड वे में उसको हैंडल किया। जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और ऑपरेशन खत्म हो गया। बट अगर हम बात कर रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर की, अगर हम बात कर रहे हैं इजराइल ईरान वॉर की, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेटेड ईगोज हैं कंट्री की, जो अपने को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में दूसरी कंट्रीज को दबाने की कोशिश कर रही हैं अपनी मिलिट्री पावर से, अपने टेक्नोलॉजी से, अपनी इकोनॉमी से। तो दोस्तों ये इसका कोई अंत नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने ईगोज को शांत रखें और ह्यूमैनिटी के कुछ बड़े टारगेट्स जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी, एजुकेशन, मेडिकल, इन सब चीज़ों को हम वर्ल्ड लेवल पे लोगों को अवेलेबल कराएं और इस अर्थ को एक बेटर प्लेनेट टू लिव बनाने में हेल्प करें। तो यहाँ पे मैं एक महाराष्ट्र की कवित्री हैं सविता पाटिल, उनकी चंद लाइनों को यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। अधिकार और अहंकार के इस अंधकार युद्ध को क्यों हम निर्वाक स्वीकार करें, क्यों किसी की द्रोह आग्नि में हम स्वाहा समस्त संसार करें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको इसी तरीके के अच्छे जानकारी वाले वीडियोस बना करके देते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातृभूमि।